सतना, जो कि सीमेंट के कारखाने के तौर पर विख्यात है देश में और विदेश में भी, लेकिन प्रहलाद अग्रवाल जी ने जो काम किया है वह काम सिनेमा लेखन के क्षेत्र में पत्थर की लकीर है। वह संगमरमर की तरह उज्जवल और धवल है। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में ऐसा लेखक दुर्लभ है जिसने अपने समकालीन सिनेमा से लेकर अतीत के सिनेमा पर भी बहुत ही मूर्त और व्यवहारिक लेखन किया है। मुझे लगता है कि प्रहलाद अग्रवाल जी ने सिनेमा पर जितनी गंभीरता से काम किया है, और मुझे इस बात का अफसोस भी हो रहा है कि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्मों के जो दिए जाते हैं वो नहीं मिले। हालांकि वो मुझे लगता है कि वो कभी अप्लाई नहीं करते होंगे। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से प्रहलाद जी सिनेमा पर लिख रहे हैं और सिनेमा पर गंभीर लेखन की पीढ़ी के अग्रदूत प्रहलाद जी हैं। वरना सिनेमा पर लिखना साहित्यिक हलकों में बहुत हल्का काम, अगंभीर काम माना जाता था। प्रहलाद जी के साथ बहस करने में बहुत मज़ा आता है। उनका लिखना और मेरी पढ़ाई दोनों आपस में गुथे हुए हैं जी। मैंने उनका काम करते हुए पढ़ना लिखना सीखा और पढ़ना लिखना सीख के उनका काम किया। कला में कोई किसी का वारिस नहीं होता। मैं उनका पुत्र होने के नाते उनके लेखन को पा सकूं ऐसा संभव कला में नहीं है, साहित्य में नहीं है। इस तरह का मेरा स्वभाव रहा है, मैं बाकायदा पूरी तरह अपनी आवारागर्दी में मैंने अपनी जिंदगी जी। जिस तरह से जीवन निकलता चला जाता उसी तरह बहते चले जाना, और वह बहते चले जाना मुझे पसंद किया। और उसी को मैंने सिनेमा पर लिखना जब शुरू किया, लोग यही कहा करते थे कि भाई तुम्हें साहित्य पर लिखना चाहिए, परंतु मेरा सिनेमा पर लिखने का मन, मैंने सिनेमा पर लिखना शुरू किया। मगर मैंने 3rd क्लास में और 2nd क्लास में बैठ के कभी नहीं देखी। मैं हमेशा बालकनी में बैठ के देखा करता था और टिकट खरीद के देखा करता था। मुझे सिनेमा देखने की जो छूट नहीं थी, जब मैं सिनेमा देखने जाता था, सिनेमा देख के आने के बाद घर में भी बहुत एक तरह से मुझे जलील ही किया जाता था, कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। और आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जीवित रहते ही सिनेमा लगभग मर चुका है। 5 साल हो गए जब से मैं देखता नहीं हूँ। लगता है कि कोई फिल्म ऐसी आती ही नहीं है। माधुरी फिल्म पत्रिका के प्रकाशन के बाद हिंदी में सिनेमा पर गंभीर लेखन की एक नई परंपरा शुरू हुई। अरविंद कुमार जी ने उस परंपरा की अलख जगाई थी। उसके बाद सिनेमा पर जरा हटकर लिखने वाले लेखकों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। कई लेखकों ने आगे चलकर अलग अलग मुकाम हासिल किए। उन्हीं में एक मूर्धन्य नाम है प्रहलाद अग्रवाल। हालांकि प्रहलाद अग्रवाल का ताल्लुक पत्रकारिता नहीं बल्कि अध्यापन जगत से रहा, लेकिन उनके लेख पत्र पत्रिकाओं के पन्नों पर शुमार होते रहे हैं। उस दौर के लेखकों पत्रकारों ने माधुरी जैसी पत्रिकाओं के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर गाती गुनगुनाती, कभी आंसू बहाती, कभी ठहाके लगाती जिंदगी की व्याख्या प्रस्तुत की। तब आम दर्शकों को भी सिनेमा की अहमियत समझ आई। चूंकि प्रहलाद अग्रवाल साहित्य और सिनेमा के प्रोफेसर रहे, लिहाजा उन्होंने फिल्मों की समीक्षाएं और टिप्पणियां कुछ उसी तरीके से की जैसे कोई आलोचक कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक पर आलेख लिखा करते हैं। प्रहलाद अग्रवाल ने सिनेमा को भी साहित्य की तरह ही पूरी तवज्जो दी और अपने विचारों के आलोक में उसका मूल्यांकन प्रस्तुत किया। यही वजह है आज उनकी हर पुस्तक एक दस्तावेज है। इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? वो पहली फिल्म थी अनाड़ी, जो मैंने अपने होशो हवास में देखी और उस समय में 11-12 साल का था। तब मैंने वो फिल्म देखी थी और उस फिल्म को देखने के बाद मैं राज कपूर का आशिक हुआ और राज कपूर से आशिकी में अंतर बढ़ती चली गई और वह आज तक मौजूद है। और उसी आशिकी ने मुझे राज कपूर के पास पहुंचाया, राज कपूर से मिलने का सौभाग्य।
यह सच है कि किसी भी सिनेमा का पहला मकसद मनोरंजन ही होता है, लेकिन मनोरंजन की महफिल में जिंदगी और समाज के महत्व को खारिज नहीं किया जा सकता। वही सिनेमा कालजयी हो सका जिसमें आम जिंदगी और समाज को जगह दी गई। इस मर्म को समझना भी आसान नहीं था। इसे कोई अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी ही समझ सकता था। प्रहलाद अग्रवाल की किताबों की ये झांकियां बताती है उन्होंने सिनेमा को कितनी शिद्दत से उसकी गहराई में उतरकर महसूस किया है। सिनेमा उनकी जिंदगी का कैसे अहम हिस्सा बन गया, यह एक अनोखी दास्तान है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। मैं वहाँ सिनेमा के पोस्टर बनाता था। एक नई टॉकीज हमारे यहाँ शुरू हुई, मिनी टॉकीज जबलपुर में, और वहाँ पर सिनेमा के पोस्टर बनाने वाले लड़के पोस्टर चिपका के उन्हें हाथ से लिखना पड़ता था कि कौन कौन से कलाकार हैं। तो वह काम मुझे मिल गया, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। तो वो काम मिलने में मुझे सुविधा हुई, और वहाँ पर मैं 35 रुपये 40 रुपये मुझे मिला करता था। गौरतलब है कि प्रहलाद अग्रवाल का जन्म 20 मई सन 1947 को जबलपुर के भेड़ाघाट के पास मजीठा गांव में हुआ था। भेड़ाघाट पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो जबलपुर देश दुनिया में प्रगतिशील चेतना और आध्यात्मिक ध्यान के लिए विख्यात है। जबलपुर के ही थे पहल के संपादक प्रसिद्ध साहित्यकार ज्ञान रंजन, तो महर्षि महेश योगी और ओशो रजनीश भी, जिन्होंने देश की सीमा के बाहर भी अपने अपने विचारों की अलख जगाई है। प्रहलाद अग्रवाल का वास्तव भी उसी जबलपुर से है। जबलपुर में बचपन और किशोरावस्था के कई साल गुजरे। हालांकि उन्हें करीब से जानने वाले सतना के स्थायी निवासी के तौर पर जानते हैं, लेकिन जबलपुर की यादें जाती नहीं। सतना के कैसे होकर रह गए, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। मेरे पिताजी सराफे का काम करते थे, सोने चांदी के व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, और वहीं वो सोने चांदी का सट्टा भी करते थे, और उनका सारा काम जबलपुर में था। और सतना से कुछ ऐसा मोह मेरा हुआ कि फिर मैं सतना छोड़कर नहीं गया, और जबलपुर के बजाय मैंने सतना रहना पसंद किया, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा शहर आदमी के व्यक्तित्व को मारता है। दोस्तों, इस वीडियो में प्रहलाद अग्रवाल जी से लंबी बातचीत दर्ज है। सिनेमा को लेकर उनसे विशेष संवाद किया गया है। इसे अंत तक देखा जाना चाहिए। सिनेमा को लेकर उनके नजरिया क्या है, किन कलाकारों के मुरीद हैं, किन गीतकारों संगीतकारों को वो पसंद करते हैं, सिनेमा में किनका कैसा योगदान है, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, या इन दिनों नया क्या लिख रहे हैं, ये सब कुछ आप आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प खुलासा, शायद इसके नज़ीर कम ही होंगे। आगे उनका पूरा इंटरव्यू सुनाऊं उससे पहले जानते हैं प्रहलाद अग्रवाल जी के ठेठ जैसी पहनावे यानी उनकी परंपरागत पोशाक का आखिर राज क्या है। कभी किसी ने कहा नहीं कि आप सिनेमा को लिखते हैं तो थोड़ा मॉडर्न रहा करिए, सूट बूट पहनिए, जीन्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए, टाई लगाइए, ऐसा किसी को कहा नहीं। 60 साल से ज्यादा समय हो गया तब से ये कपड़े पहन रहा है। जब बचपन में था तब तो पैंट शर्ट पहना करता था, और उसके बाद मैंने जब धोती कुर्ता पहनना शुरू किया तो मुझे लगा ये बहुत आरामदायक वस्त्र है, और इसके साथ ही ये मुझे बहुत खूबसूरत भी लगती है। इसलिए मैंने इन्हीं वस्त्रों को चुना और इन्हीं वस्त्रों को पहनना शुरू किया। या मुझे लगा ही ध्यान ही नहीं आया कि वस्त्रों का कोई रोल हो सकता है, कोई भूमिका हो सकती है लेखन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है इस पूरी बातचीत को जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। पिक्चर प्लस सिनेमा के दिग्गज लेखकों और जुनूनी संग्रहकर्ताओं के दस्तावेजीकरण की मुहिम पर निकला है। इस यात्रा में हमें आप सबके सहयोग की दरकार है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस एक नई यात्रा पर निकला है और यह यात्रा है सिनेमा के दिग्गज लेखकों के दस्तावेजीकरण। आज मैं इसी सिलसिले में
मध्य प्रदेश के सतना में हूँ और सतना में खास तौर पर प्रहलाद अग्रवाल जी के घर पे हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। सिनेमा के दिग्गज लेखक हैं। फिल्म इतिहास पर आपने बहुत ही गंभीर काम किया है। दस्तावेजीकरण का आपने बहुत ही उम्दा काम किया है। देश में जितने भी सिनेमा के लेखक हैं उन सब में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले तो मैं प्रहलाद जी का पिक्चर प्लस पे स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रहलाद जी, मैं आज के दौर की बातचीत करूं और आज आप क्या लिख रहे हैं और आज के दौर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरुआत एकदम शुरुआत से, आपके जीवन की शुरुआत से, जब आप सिनेमा के प्रति आसक्त हुए, वह कौन सा साल रहा होगा, कुछ याद करें। वह कौन सा समय रहा होगा, वह कौन सी फिल्म रही होगी, वह कौन सा सितारा रहा होगा, अभिनेता या अभिनेत्री। अपनी शुरुआती दिनों को याद करें, फिर हम लोग आगे बढ़ने के लिए। सिनेमा बचपन में तो देखने का सौभाग्य बहुत कम मिलता था, इसलिए कि सिनेमा हमारे बचपन में बहुत अच्छी चीज नहीं माना जाता था। और ये हमारे ही नहीं, सबके साथ था। और सबके साथ ये भी था कि उनकी रुचि बहुत हुआ करती थी फिल्मों में। अधिकांश लोग ऐसे ही थे, इनकी रुचि सिनेमा में बहुत होती थी। मेरी भी रुचि थी, मगर मेरी रुचि सिर्फ सिनेमा भर में नहीं थी, रामलीला में भी थी, नाटक में भी थी, नौटंकी में भी थी। तो इस तरह ना जो एक लगन थी मेरी लगातार सिनेमा के प्रति बढ़ती गई। और वह मैंने जब 1959 में पहली फिल्म देखी थी, वह पहली फिल्म थी अनाड़ी, जो मैंने अपने होशो हवास में देखी। और उस समय में 11-12 साल का था, तब मैंने वो फिल्म देखी थी। और उस फिल्म को देखने के बाद मैं राज कपूर का आशिक हुआ और राज कपूर से वह आशिकी मेरी निरंतर बढ़ती चली गई और वह आज तक मौजूद है। और उसी आशिकी ने मुझे राज कपूर के पास पहुंचाया, राज कपूर से मिलने का सौभाग्य मिला। चलिए, मैं राज कपूर के बारे में, राज कपूर से जो आपकी आशिकी बढ़ी, राज कपूर से जो आपकी मुलाकात हुई, उसके बारे में भी मैं सवाल करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, और शायद बहुत सारे ऐसे दर्शक जानना चाहते होंगे कि आप मूलतः कहाँ के हैं, सतना कब आए? देखिए, मूल रूप से मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ और जबलपुर के पास एक गांव है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट के पास हमारा गांव है, उसका नाम है मजीठा। वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर और फिर मेरे अंकल वहीं पर रहते थे। मेरे पिताजी सराफे का काम करते थे, सोने चांदी के व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे। और वहीं वो सोने चांदी का सट्टा भी करते थे और उनका सारा काम जबलपुर में था। और मेरे चाचा जो थे वो गांव में रहा करते थे। तो मुझे अपने गांव जाने का बहुत सौभाग्य मिला। तो मैं जबलपुर होते हुए कलकत्ता से नौकरी से मैंने शुरू की। और जिस तरह का मेरा स्वभाव रहा है, मैं बाकायदा पूरी तरह अपनी आवारागर्दी में मैंने अपनी ज़िंदगी जी। और हायर सेकेंडरी के बाद मैंने नौकरी करना शुरू की। ये प्रारंभिक नौकरियां मैंने कलकत्ते में की और उसके बाद मैं जबलपुर आया। जबलपुर में चंद महीने मैंने पोस्टिंग टेलीग्राफ में नौकरी की। उसके बाद मुझे परमानेंट नौकरी एमपीएफसी बोर्ड में मिल गई। लगभग 7.5 साल मैंने एमपीएफसी बोर्ड में नौकरी की और वहीं रहते हुए मैं पूरा पढ़ा। वहीं पर रहते हुए मैंने बीए किया, एमए किया और वहीं पर रहते हुए मैंने पूरी परीक्षा पास की। और वहाँ से जी 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 फिर कॉलेजिएट में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं कॉलेज में आ गया। और मेरा मैं उसके पहले मैं इलाहाबाद बैंक में नौकरी करता था। तो इलाहाबाद बैंक में मैं सतना आया और सतना से कुछ ऐसा मोह मेरा हुआ कि फिर मैं सतना छोड़कर नहीं गया और जबलपुर के बजाय मैंने सतना रहना पसंद किया। क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा शहर आदमी के व्यक्तित्व को मारता है और छोटा शहर व्यक्तित्व में
आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उसको अपने छोटे से शहर में रहकर अपने पैरों पे खड़े होने का, किसी दूसरे के नाम से पहचाने जाने की जो एक ख्वाहिश रहती है और ख़त्म होती है और अपने नाम को जारी रखने की एक ख्वाहिश पैदा होती है। जिस तरह से जीवन निकलता चला जाता है उसी तरह बहते चले जाना, और वह बहते चले जाना मैंने पसंद किया। जब आप सिनेमा हॉल में जाते थे फिल्में देखने के लिए, उस वक्त की कुछ यादें ताज़ा करें, कुछ रोचक बातें बताएं। देखिए, सबसे रोचक बात तो ये है कि सिनेमा लेखन के पहले मेरे नौकरी करने की मेरी शुरुआत 11 साढ़े 11 साल की उम्र में, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़े होना पसंद करता था। और 11 साढ़े 11 साल में क्या मिल सकता था, तो मुझे एक काम मिला कि सिनेमा के पोस्टर बनाने का काम। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, मैं वहाँ सिनेमा के पोस्टर बनाता था। एक नई टॉकीज़ हमारे यहाँ शुरू हुई, विनीत टॉकीज़ जबलपुर में, और वहाँ पर सिनेमा के पोस्टर बनाने वाले लड़के पोस्टर चिपका के उनमें हाथ से लिखना पड़ता था कि कौन कौन से कलाकार हैं। तो वह काम मुझे मिल गया, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, तो वो काम मिलने में मुझे सुविधा हुई। और वहाँ पर मैं 35 रुपये 40 रुपये मुझे मिला करता था, और वहाँ पर सिनेमा देखने की मुझे पूरी छूट थी। मैं कोई भी फिल्म देख सकता था। 35-40 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और वो 35-40 रुपये मुझे कम इसलिए पड़ा करते थे क्योंकि मुझे सिनेमा देखने की तो छूट थी मुफ्त में। जबलपुर की किसी भी टॉकीज़ में देख सकते थे। टॉकीज़ में सिनेमा में काम करने वाले जितने लड़के होते थे उनको पूरी छूट होती थी, कहीं भी जाके देख सकते थे। मगर देखने का उनको होता था कि वो 3rd क्लास में बैठ सकते थे या अधिक से अधिक 2nd क्लास में, यदि सीटें खाली हो तो। मगर मैंने 3rd क्लास में और 2nd क्लास में बैठ के कभी फिल्म नहीं देखी। मैं हमेशा बालकनी में बैठ के देखा करता था और टिकट खरीद के देखा करता था। जो मालिक था, एक बार उसने मुझे बालकनी में बैठे देखा तो वो आंखें फाड़ कर देख रहा था कि लड़का बालकनी में कैसे बैठ रहा है। जब मैं बालकनी में जब इंटरवल में मैं निकल के आया तो मैं हाथ में हाथी टिकट लिए था और उसको यूँ हिला रहा था, तो उसको मैंने देखा तो उसने देख लिया कि टिकट खरीद के बैठा। सिनेमा देख के आने के बाद घर में भी बहुत एक तरह से मुझे जलील ही किया जाता था, कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। परंतु मेरी माँ का मुझे बड़ा सहयोग था, और दूसरे में पैसा किसी से नहीं मांगता था, इसलिए मुझे एक छूट दी थी कि भाई ये पैसा तो नहीं मांगता है। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने में और बड़े लोगों से बात करने में, लेखकों से मिलने जुलने में बहुत आसानी होती थी। बचपन में मेरे पहले मित्र थे श्री ज्ञानंद जी। उन्होंने ही मुझे बाद में प्रेरित किया कि तुम फिल्मों पर बहुत बढ़िया लिखते हो, तुम्हें अधिक से अधिक इसी पर लिखना चाहिए, और एक तरह से इसी में तुम अपना काम मुख्य रूप से करो, इसमें तुम्हें साथ। ये जो मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि चूंकि आप पढ़ा रहे थे कॉलेज में, आपने सिनेमा देखना शुरू किया था, और आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस वक्त सिनेमा देखना अपने आप में बहुत ही बुरा माना जाता था, और आज भी कमोवेश बहुत सारे लोग अभी भी बहुत अच्छे नज़रिए से देखते नहीं है कहाँ सिनेमा देखना है या फिर सिनेमा की बातें कर रहा है। उस जमाने में तो शायद और भी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण रही होगी। लेकिन उस दौर में जब साहित्य लेखन, कविता लेखन या कहानी लेखन या आलोचना लेखन, इन सबको एक बड़ी प्रतिष्ठा हासिल थी, उसके समानांतर आपने सिनेमा लिखना शुरू किया। एक ऐसा विषय जिसको लोग अगंभीर मानते हैं, उस पर आपने गंभीर लेखन किया। क्या शुरुआत में आपको बहुत परेशानी नहीं हुई? नहीं, मुझे इसकी कोई कभी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं कहानियाँ भी लिखता था, आलोचनात्मक लेख भी लिखता था। परंतु उन कहानियों लिखने पर मुझे बहुत कम पैसा मिलता था या ना के बराबर मिलता था, और आलोचनात्मक लेखन के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं था। और मुझे हमेशा ये लगा कि जो काम हम करें उससे कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो मुफ्त में नहीं करना चाहिए। और जब मैं सिनेमा पर लिखता था तो मुझे कुछ अच्छा खासा पैसा मिलता था,
मैंने कुछ दिनों मायापुरी नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उसमें मैंने कॉलम भी लिखे, उसमें मैं हर हफ्ते लिखता था, उसमें केपी सक्सेना साहब भी लिखते थे। तो मैं देखता था वहाँ से मुझे बहुत, जितना मुझे वेतन मिलता था कॉलेज एजुकेशन में आने के बाद, जितना मुझे वेतन मिलता था, क्योंकि तब 300-600 का ग्रेड था जब मैं आया था, हालांकि बाद में वो 700-1600 का हो गया, और जब 700-1600 का ग्रेड भी हुआ उस समय मुझे फिल्म लेखन से 1000 रुपए के लगभग मिल जाता था और इतना ही मुझे वेतन मिलता था। तो मुझे इस बात का कहीं मुझे लगा कि ये दोयम दर्जे की बात है जो ये कहते हैं। आपने अरविंद कुमार जी का जिक्र किया। अरविंद कुमार जी बहुत सज्जन व्यक्ति थे और उनसे मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, उनसे मेरी बड़ी बातचीत होती थी और उन्होंने भी मुझसे माधुरी में बहुत लिखवाया और मैंने माधुरी में बहुत लिखा। और माधुरी में भी उतना पैसा नहीं मिलता था जितना पैसा मुझे मायापुरी से मिलता था, क्योंकि माधुरी में एक लेख छापते थे वो और उसमें मुझे 100 रुपया 150 रुपया मिलता था, जबकि मायापुरी में ये था कि एक ही अंक में 4-4 लेख भी मेरे छप जाते थे और हर लेख का 50 रुपया 60 रुपया, तो हर हफ्ते मुझे 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया इस तरह उससे मिलता था और वह वेतन के मेरे बराबर जाकर बैठता था। तो मुझे इससे कभी ये लगा नहीं कि इसको यदि कोई क्या गंभीर लेखन मानता था तो मानता रहे, मुझे इस बात की परवाह नहीं, परंतु मैंने उसके साथ ही मैंने एक कोशिश की कि मैं सिनेमा पर एक किताब लिखूं और मैंने राज कपूर मैं किताब पर अभी आऊंगा। उससे पहले एक प्रश्न करना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैंने बीच में आपको टोका है, क्योंकि आपने शुरुआत में बताया कि ज्ञान रंजन जी ने आपको प्रेरित किया कि सिनेमा पर लिखिए। ज्ञान रंजन जी खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, पहल पत्रिका निकालते थे, गंभीर पत्रिका निकालते थे और उनका एक पद है हिंदी साहित्य में। जब आपने सिनेमा पर लिखना शुरू किया, निश्चित तौर पर आपकी पृष्ठभूमि साहित्य की भी है, कला की भी है, तो एक साहित्यकार आपको प्रेरित कर रहा है। क्या कभी ऐसा जीवन में आया कि किसी और साहित्यकार ने कहा हो कि नहीं सिनेमा पर मत लिखा करो, ये बहुत अगंभीर विधा है? नहीं, ये मुझसे कहा हमारे कॉलेज के हमारे प्रोफेसर जो मित्र थे, वही कहते थे क्या यार सिनेमा पर लिखते हैं, तुम इतना बढ़िया पढ़ाते हो, तुम्हारी कॉलेज में इतनी प्रतिष्ठा है, तुमसे विद्यार्थी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत तुम्हें चाहते हैं और तुम्हें पत्रकारिता विभाग मुझे चलाने के लिए भी दिया गया। 2 साल पत्रकारिता विभाग चलाया और उसका मैं सर्वा हुआ करता था, परंतु मुझे इनके सब कहने से मुझे लगता था कि ये कहना बहुत ही अगंभीर बात है। मैं सिनेमा पर लिखा करता था, परंतु सिनेमा पर मैंने इस तरह का कभी नहीं लिखा जिस तरह का कि ये इसके साथ भाग गया या इसकी इससे प्रतिष्ठा है या इसको इतना पैसा कमाया। मैं एक गंभीर लेखन सिनेमा पर दिया करता था और उसका मुझे फायदा मिला। ज्ञान रंजन जी पत्रिका निकालते थे पहल में मेरे साहित्यिक लेख भी छपे, मगर पहल में मेरे 2 सिनेमा पर 2 बड़े लेख छपे, एक विमल रॉय पर और दूसरा शैलेंद्र पर। 2 लेख मेरे छपे और वे पत्रिका के बड़े लंबे लंबे लेख थे जो कि करीब 16 पेज के लेख थे। ये मेरे पहल में छपे। पहल में शायद मेरे अलावा और किसी के सिनेमा पर लेख एकाध कोई लेख छपा हो तो छपा हो, मगर और कोई लेख नहीं छपा, मेरे ही 2 लेख छपे। और वो ज्ञान रंजन जी जब मुझसे कहते थे तो मुझे लगता था कि ये सिनेमा पर छापेंगे तो मुझे बहुत गहराई से लिखना चाहिए और मैंने काफ़ी समय लिया और वो हमसे नाराज भी हो गया कि इतना समय तुम लगा रहे हो। मगर मैंने जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया तब मैंने उनको भेजा और वो भी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने बहुत सहृदयतापूर्वक उसको पूरी गंभीरता के साथ छापा और पहल में 2 लेख मेरे बड़े विस्तार से छपे और तब लोगों ने महसूस किया कि शायद सिनेमा पर लिखना बेहतर लिखना है। फिर मैंने धार्मिक में भी लिखा, जिंदगी में भी लिखा, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी लिखा। अभी आपने जो बताया कि पहल में आपके लेख छपे, पहले विमल रॉय और शैलेंद्र, वो आपको याद है कि कौन से साल की बात होगी? और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है
कि जब आप इतने गंभीर लेखन कर रहे थे तो शुरू किया आपने। मैं दोस्तों एक चीज आपको बताऊं कि सिनेमा पर गंभीर लेखन शुरुआत करने वालों में प्रहलाद अग्रवाल जी का एक प्रमुख नाम है। सिनेमा पर ज्यादातर गॉसिप लिखा गया है, बहुत हल्के लेखन किए गए हैं, लेकिन गंभीर लेखन करने वालों में अरविंद कुमार जी की तरह ही प्रहलाद अग्रवाल जी का भी नाम एक प्रमुख नाम है। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं, लेकिन शुरुआती दौर में प्रहलाद जी का नाम सामने आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त ये कौन सा साल रहा होगा और साथ में कौन से ऐसे लोग थे उस वक्त जो सिनेमा को लिख रहे थे। यदि मैं लेखन में प्रभावित होने की बात करूं तो मैं लेखन में प्रभावित तो किसी से नहीं हुआ, मगर मुझे लगा करता था जो अच्छा लिखा करते थे, जैसे अरविंद कुमार जी लिखा करते थे, और उसके पहले भी कुछ लोग थे जो मैं पढ़ा करता था सिनेमा पर। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई खास सिनेमा पर कभी पढ़ा। मैं सिनेमा पर लिखा करता था, जो फिल्म देखता था और फिल्म में जो मुझे पसंद आता था वह मैं लिखा करता था। तो मैंने राज कपूर की तमाम फिल्में देख डाली थी और मेरे मन में ये बात आई कि मैं राज कपूर पर एक किताब लिखी। तो मैंने एक किताब लिख डाली और ये सन 1980 82 83 की बात थी। परंतु तब सिनेमा पर किताब छपना एक असंभव सा काम था। तब सिनेमा पर किताब छपती नहीं थी, और छपती भी थी जो किताबें वो पॉकेट बुक्स टाइप की किताबें छपती थी, और उस तरह की किताब में छपवाना नहीं चाहता था। तो मैंने उसको लेकर कई प्रकाशकों से मैंने बात की, तो कोई बात लिखने कोई सिनेमा पर गंभीरता से सोचने को तैयार ही नहीं था। और मैं चाहता था कि सिनेमा पर किताब को छापना, परंतु ये मेरा सौभाग्य है कि एक दूसरे अरविंद कुमार थे जो राधा कृष्ण प्रकाशन के मालिक थे। मैं उनके पास पहुंचा तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं, और फिर उन्होंने मेरी पांडुलिपि ली और वो पांडुलिपि 2-4 लोगों के पास हमने पढ़ने के लिए भेजी। उस पर विजय मोहन सिंह, डॉक्टर विजय मोहन सिंह जो कि बहुत बड़े आलोचक थे और सिनेमा पर भी वो बहुत गंभीर रुचि रखते थे, कथाकार भी थे, और उन्होंने वो पांडुलिपि पढ़ी। तो उन्होंने कहा मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ। तब लड़का ही था, मैं 35-36 साल का आदमी लड़का ही कहलाता है। तो मैं लड़का तो नहीं था, कॉलेज में प्रोफेसर हो चुका था, परंतु मैं अपने आप को लड़का ही मानता था। और आज भी जब 80 साल का हो रहा हूँ तब भी मुझे लगता है कि मैं लड़का ही तो हूँ। मेरी रुचि वैसी ही है। आज भी मैं सिनेमा जहाँ के टॉकीज में देखना पसंद करता हूँ। मुझे टेलीविज़न पर या मोबाइल पर सिनेमा देखना कभी पसंद नहीं रहा, आज भी नहीं है। आज भी मैं मल्टीप्लेक्सेस में जाकर सिनेमा देखता हूँ। और आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जीवित रहते ही सिनेमा लगभग मर चुका है। जी, पहली किताब का संस्करण आप सुना रहे थे। वो किताब वो हुआ, फिर विजय मोहन जी ने बुलाया, दिल्ली बुलाया मुझे प्रकाशक, उनसे बात हुई, वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने किताब को रिकमेंड किया और वो किताब 1984 में पहली बार में किताब छपी है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात लगती है कि एक वो दौर भी था जब प्रकाशक सिनेमा की किताब छापना नहीं चाहते थे। उनको लगता था जैसे कि बहुत ही अगंभीर किस्म की चीज़ है, अगर हम छापेंगे तो शायद हमारी प्रतिष्ठा भी गिर जाएगी। लेकिन आज के दौर में देखिए, हर प्रकाशक सिनेमा की किताब छापने के लिए बिल्कुल उतावले हैं, बल्कि बहुत छापना चाहते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो इसलिए कुछ नहीं कहना है इस पर, या मुझे लगता है कि कंट्रास्ट नहीं है। प्रकाशक वही किताब छापता है जिसको वो बेच सके। पहले सिनेमा पर लोग गंभीर पढ़ना ही नहीं चाहते थे। जब मैंने दूसरी किताब आदरणीय सुधा अरोड़ा जी के द्वारा कहने पर वो अपना प्रकाशन शुरू करना चाहती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने अपने घर में ही कहा कि आप एक शैलेंद्र पर किताब लिखिए। तो मैंने शैलेंद्र पर किताब लिखना शुरू किया और लगभग 8 दिन में मैंने उनके घर में ही रहकर 8 दिन में वह किताब पूरी की। लोग मुझे हमेशा ये कहते हैं, मैंने कोई भी किताब 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं लगे लिखने में, क्योंकि मुझे जो कुछ लिखना था वो अपने मन से लिखना था। मुझे कोई देखकर नहीं लिखना था,
मैंने रेफरेंस बहुत कम दिए, इसलिए कि मुझे रेफरेंस सिनेमा से ही देना थे, मुझे और कोई दूसरी किताबों से रेफरेंस देना नहीं। मेरी बहुत कम किताबों में रेफरेंस है, बहुत बाद में बहुत ज़रूरत पड़ी तब कोई एक आध रेफरेंस दिया जाएगा। आज जब सिनेमा पर करीब 1 दर्जन किताबें मेरी होंगी, जिनमें की अधिकांश किताबें राजकमल प्रकाशन दिल्ली से छपी हैं और जो बहुत गंभीर किस्म की किताबें हैं, परंतु उनको पाठक पढ़ने वाले बहुत मिले। मुझे ऐसा नहीं लगा कि सिनेमा पर पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। एक मेरी किताब है जुग जुग जिए मुन्ना भाई, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो किताब शायद इस बात पर होगी कि संजय दत्त के बारे में होगी, मगर जब आप इसको पढ़ते हैं तब आपको मालूम होता है कि वो किताब संजय दत्त के बारे में तो है ही नहीं। वह किताब तो सिनेमा में प्रतीकों के बारे में है, वो किताब तो सिनेमा में इमेजेस होती हैं, सिनेमा छवियों का खेल है। प्रहलाद जी से चर्चा अभी जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम उनकी किताबों पर बातचीत करेंगे। उन्होंने फिल्मों और फिल्मी हस्तियों पर ढेर सारी जानकारियां हमें प्रदान की हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इस लेखन से हिंदी सिनेमा के इतिहास को संरक्षित करने का बहुत बड़ा काम किया है। प्रहलाद अग्रवाल को पहली बार मैंने ज्ञान रंजन जी जो पत्रिका निकालते थे पहल, उसमें उनका लेख छपा था, जख्मों से भरा सीना है मेरा, जो शैलेंद्र पर उन्होंने लेख लिखा था। तो उस लेख को पढ़ने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो प्रोफेसर प्रहलाद अग्रवाल जी हैं वो केवल हिंदी के प्रोफेसर ही नहीं है। ऐसे तो हिंदुस्तान में लाखों कॉलेज हैं जिसमें हिंदी के कई प्रोफेसर हैं, लेकिन प्रहलाद अग्रवाल जी ने हिंदी के प्रोफेसर के साथ साथ सिनेमा के प्रोफेसर के तौर पर जो हिंदुस्तान में एक मान्यता प्राप्त की है, वो अद्भुत काम। अभी बीते बरस में सतना गया था, उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद वो मिलने आए, देर तक साथ बैठे। बहुत कमाल की यादें उनके साथ रही हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनथक लिखते रहे, वो लगातार लिखते रहे, अभी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। मेरी जब किताब आई उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र, तो मैंने कहा कि सर आप तो गुरु रहे हैं, तो आपको भेज देता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी किताब मैं ख़रीद कर पढ़ना चाहूँगा। कि बेटे होने के नाते आपका एक गौरवपूर्ण एक एहसास निश्चित तौर पर होगा आपके भीतर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका जो काम किया हुआ है उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? उन्हें लिखते हुए मैंने पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, दिल्ली और कलकत्ते से निकलने वाली विभिन्न पत्रिकाओं में, जब आज की तरह संचार साधन नहीं थे, तब भी उन्होंने सक्रिय लिखते हुए देखा और लोगों को उनका पढ़ते हुए देखा। तो मुझे उस बात ने प्रेरित किया कि उनका लिखा लोगों के सामने आए, और तमाम तरह से वो उदासीन भी हो जाते थे अपने लिखे के प्रति। तो उस लिखे को सामने लाने का काम, उसे तैयार करने का काम मैंने अपने जिम्मे लिया, क्योंकि तकनीकी रूप से वो बहुत सक्षम नहीं रहे, क्योंकि उनका जो भावनात्मक वैचारिक जो द्वंद्व रहता है उसमें तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हो सकते थे। और नए समय में जो चीज़ें सामने आती हैं वो सारी तकनीक से जुड़ी हुई है, चाहे वो साहित्य हो, सिनेमा हो, कला हो। अगर आप, तो वो चूँकि एक उनका कमज़ोर पक्ष था, तो कभी उन्होंने बोला, कभी लिख करके दिया, कभी आधा अधूरा लिखा, उसको पूरा किया, फिर उनकी फिनिशिंग लाइन आती थी कि इसको ऐसा सुधारते हैं। और उनकी किताबों को डिज़ाइन करना, उनको बनाना, ये सारा काम मैंने ही किया। प्रहलाद जी की जो सबसे पहली किताब थी वो थी ये राज कपूर की लिखी हुई आधी हकीकत आधा फसाना, और सबसे हालिया जो उनकी प्रकाशित किताब है जन्मशती पंचाग्रतम। मेरे मित्र जब पूछते हैं क्या ये राज कपूर की जीवनी है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, ये राज कपूर की जीवनी नहीं है, क्योंकि ये राज कपूर की जीवन गाथा नहीं है। राज कपूर एक व्यक्ति जो है उसकी कहानी नहीं है, ये राज कपूर एक कलाकार जो है उसकी कहानी है।
क्योंकि राज कपूर को मैं व्यक्तिगत रूप से तो जानता नहीं, उनसे तो मुलाकात बहुत बाद में जाकर संभव हुई। राज कपूर को जो मैंने सिनेमा के जरिए देखा, जो उसकी छवि थी, तो मैंने इस फिल्म, इस कहानी, इस किताब को समर्पित किया राज कपूर की उस छवि के लिए, जो आसमान लपकने की नहीं, आसमान को जमीन पर खींच लाने की कोशिश पैदा करती। तो वह राज कपूर जो मनुष्यता को उच्चता से साधारण जीवन तक लाने की चेष्टा करता है, जो कहता है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी जी। और एक और अहम किताब है जिसकी चर्चा अभी होनी चाहिए, और वह किताब है प्यासा, चिर अतृप्त गुरुदत्त। ये भी प्रहलाद अग्रवाल जी की लिखी हुई किताब है। गुरुदत्त के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत नहीं कर पाएंगे। इस किताब के बहाने आप प्यासा के बारे में बताएं, गुरुदत्त के बारे में बताएं। कहते हैं जैसे बम्बैया सिनेमा, उसी की एक चिर अतृप्त प्यास का नाम है गुरुदत्त, और उस दीवानगी के लिए नित नूतन अभिव्यक्ति है प्यासा। मुजस्सम बेखुदी में रचा गया मोहब्बत का दिलकश अफसाना, तरक्की पसंद जिसे हकीकत का आईना साबित करने के लिए दूर की कौड़ियां ढूंढ लाया करते हैं, और अति नाटकीयता की कोख से जन्मी तल्ख हकीकत को उधेड़ कर रख देने वाली मोहब्बत के बेमिसाल अंदाज की पुरकशिश दास्तान दिलों में उतरती ही नहीं, घर भी बना लेती है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। सफलता की आरती उतारने वालों के बीच असफलता सुपरहिट हो गई, और असफलता भी कोई ऐसी वैसी नहीं, सफलता को मुंह चढ़ाने वाली असफलता, जो सफलता के अस्तित्व को ही मजाक बना दे। बदनुमा धब्बा आदमियत के दामन पर, उसका एकांतिक तिरस्कार कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। 1957 में जब प्यासा आई थी, तब वह उस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में 3 फिल्मों में एक थी। पहले नंबर पर यदि मदर इंडिया थी, दूसरे नंबर पर नया दौर थी, तो तीसरे नंबर पर प्यासा थी। ये मैं पैसे की दृष्टि से बता रहा हूँ, पैसे की दृष्टि से भी प्यासा ने कमाल किया था, और प्यासा का पैसे की दृष्टि से जो उत्थान हुआ, जो इतनी सफलता मिली, जो दर्शकों ने पसंद किया, इसके बाद वह यही एक आधार भूमि थी, जिस आधार भूमि पर खड़े होकर गुरुदत्त ने कागज के फूल का सपना देखा, वो कागज के फूल बनाए। एक किताब मैं देख रहा हूँ प्रहलाद अग्रवाल जी की, वो है ओरे माझी, फिल्मकार विमल रॉय के संसार से। इसके बारे में बताएं। विमल रॉय निश्चित तौर पर बहुत ही एक उम्दा फिल्मकार, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में बनाई। विमल रॉय के सिनेमा के बारे में बताएं और इस पुस्तक के बारे में। विमल रॉय हिंदुस्तानी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ फिल्मकारों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत कम पैसे की लागत से बहुत शानदार फिल्में बनाई, और ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिन फिल्मों ने जनमानस को उद्वेलित कर दिया। जी जी। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने मनुष्यता को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया। उनकी सुजाता, उनकी बंदनी और उनकी मधुमती अलग अलग पायदान पर खड़ी हुई ऐसी फिल्में हैं जिनका कोई दूसरा मुकाबला नहीं। बंदिनी को हम देखते हैं कि बंदिनी मनुष्यता की वह कहानी है जहाँ पर सिनेमाई सृजन को एक अलग मिजाज में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य, एक स्त्री अपने जीवन में नीचे तक चली जाकर अपने जीवन में सारे के सारे ऊंचे उपादान खोकर नीचे तक जाती है, और फिर नीचे जाकर वह उस उच्चता तक पहुंचती है जहाँ पर कि वह मनुष्यता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल बन जाती है। विमल रॉय ने एक से एक बढ़कर फिल्में बनाई, और उन फिल्मों को उन्होंने ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि वे
हिंदुस्तानी सिनेमा की एक अनूठी कलाकृतियाँ साबित हुई। परंतु ऐसा ही नहीं कि वे सामान्य लोगों के लिए फिल्में बनाना नहीं जानते थे। उन्होंने सामान्य लोगों के लिए या बॉक्स ऑफिस को नज़रअंदाज न करते हुए उन्होंने जनमानस की रुचि की एक फिल्म बनाई थी, मधुमती, जिसको एक कल्ट फिल्म है, जिसके बाद उसके तरह की अनेक फिल्में बनी, मगर उस जैसा संगीत, उस जैसी रूपांतर की क्षमता, उस जैसा नायक नायिका का व्यक्तित्व फिर कभी दोबारा नहीं देखा जा सका। विमल रॉय का बहुत ही अहम योगदान है सिनेमा के क्षेत्र में, और उनकी कई फिल्में हैं जो कि बहुत ही कालजयी फिल्में हैं। अभी बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे थे सर, तो बॉक्स ऑफिस का क्या पैमाना होता है, बॉक्स ऑफिस पर किन सितारों ने बड़ी सफलता हासिल की और क्यों की, कैसे की, उसकी क्या कहानी है। इस तरह की किताबें भी प्रहलाद जी ने लिखी है। बाजार के बाजीगर ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स की चर्चा है जिनकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्में बहुत ही सुपरहिट हुई है, और महाबाजार के महानायक यह भी किताब है। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ कवि शैलेंद्र की दुनिया में, जिन पर प्रहलाद जी ने किताब लिखी है, जिंदगी की जीत में यकीन। शैलेंद्र एक अद्भुत गीतकार थे। उन्होंने बिल्कुल मामूली चीजों के बारे में लिखा और उन्हें अद्वितीय बना दिया। बहुत सारे गीतकार, एक से बढ़कर एक गीतकार शाकिर आए, नरेंद्र शर्मा आए, आपके मजरूह सुल्तानपुरी आए, योगेश आए, हसरत जयपुरी आए, कैफी आजमी आए, अलग अलग तरह के अनेक गीतकार आए, और उन्हें समाज में बहुत मान मिला, साहित्य में बहुत मान मिला। परंतु शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जो सिनेमा में आए और सिनेमा के ही होकर रह गए। शैलेंद्र के गीतों की सबसे बड़ी खासियत और शख्सियत यह है कि उनके बहुतेरे गीतों में फिल्मों की आत्मा को तरफ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। शैलेंद्र को हमने नहीं देखा, और यही कहना सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि शैलेंद्र को हमने कई रूपों में कई बार सगुण साकार देखा है। खास तौर से उन्हें दो शख्सियतों की आंखों में मोहब्बत की कशिश की तरह देखा है, जिनसे उनकी जिंदगी के सूत्र समूचे रचनात्मक जीवन के दौरान जुड़े रहे, राज कपूर और हसरत जयपुरी। ये किताब है जन्मशती पंचामृतम, और इस किताब में 5 बड़ी शख्सियतों की जन्म शताब्दी पर चर्चा है, उनका गंभीर लेखन है। राज कपूर, शैलेंद्र, देवानंद, दिलीप कुमार और गुरुदत्त, जिनके हाल में जन्म शताब्दी मनाई गई है। 2022 दिलीप कुमार, 2023 देवानंद और शैलेंद्र, 2024 राज कपूर और 2025 गुरुदत्त। मैं अब आखिरी सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आपने इतनी सारी किताबें लिखी, इसके बाद आपके मन में अब क्या प्लान है, कौन सी किताब लिखना चाहते हैं? एक किताब जो अभी चल रही है और जो बहुत लंबी चौड़ी किताब है, तो कई खंडों में प्रकाशित होने वाली है, वह है 1913 से लेकर सन 2023 तक के हिंदी सिनेमा के जितने निर्देशक हैं, उन निर्देशकों पर एक लंबी बातचीत और एक लंबी किताब। करीब 3000 निर्देशकों के द्वारा बनाई गई फिल्में, और उनमें जो करीब 100 महत्वपूर्ण निर्देशक हैं, उनकी चर्चा तो किताब लिखी जा रही है। नई पीढ़ी जो आपके सामने आएगी, उससे बहुत आसान्वित होना मैं ही चाहता हूँ। आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे अध्ययन करें, कैसे अच्छा लिखें, इसके बारे में आप क्या उनको सूच देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि उनके लिए कोई संदेश देना चाहूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, और हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भविष्य है वह सुनहरा ही होने वाला है, वह अच्छा होने वाला है, और जो नए लोग आएंगे वो इससे बहुत आगे जाएंगे, इससे बहुत शानदार काम करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि हमेशा वो आए, सिनेमा के महत्व को पहचानें, और सिनेमा में जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ को और श्रेष्ठतम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। यही मेरी उनसे अपेक्षा भी है, और यही मेरी उनसे
शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में हम प्रहलाद अग्रवाल की किताबें खोज कर पढ़ेंगे, उनके संदर्भ पुस्तकों को याद करेंगे और वे हमारे काम आएंगी। मैंने उनकी एक किताब और जो राज कपूर की फिल्मों का विश्लेषण था और आधी हकीकत आधा फसाना, राज कपूर, वो भी राजकमल से आई थी, ये पुस्तक पढ़ने का संयोग मुझे मिला। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि राज कपूर की जो जीवनी तो नहीं कहूँगा, उनकी फिल्मों का जो ताना बाना था वो इस तरह से रचा बसा गया था, उसको पढ़ने के बाद राज कपूर की शख्सियत के बारे में अंदाजा होता है। और प्रहलाद अग्रवाल जी ने सिनेमाई शख्सियत पर जो उन्हें किताबें लिखी हैं, गुरुदत्त के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी है, या विमल राय साहब के ऊपर ओरे माझी जो किताब लिखी है, या उनका एक और महत्वपूर्ण काम जो मैं मानता हूँ, हिंदी सिनेमा 20वीं से 21वीं सदी तक, जिसमें उन्होंने 100 फिल्मों के ऊपर 100 लोगों से लिखवाया। मुझे याद आता है कि हम लोग जब गांधीनगर में एक सेमिनार के दौरान मिले थे तो मैं उनसे कुछ मेरा ख्याल है नाश्ते के बाद हम लोग कहीं बैठे थे, ठंड के दिन थे और धूप में कहीं बैठे थे। अजय जी थे, अजय ब्रह्मात्मज, मैं था और भी कुछ लोग थे। तो बातें हो रही थी और उनसे मैंने पूछा कि भाई कौन सी नई फिल्में इस दौरान आपने देखी हैं। तो उन्होंने कई ऐसी फिल्मों के नाम बताए जिनको सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा ये फिल्में? तो उन्होंने बताया कि मैं हर हफ्ते एक फिल्म देखता हूँ और बिना नागा देखता हूँ। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह टॉकीज़ों में फिल्में देखने के शौकीन रहे हैं। लगभग किताबें प्रहलाद जी की सारी किताबें लगभग राजकमल प्रकाशन में छपी और एक प्रकाशक ने लेखक को ये छूट दी कि आप उस विषय के साथ न्याय करें, और उस विषय के साथ न्याय के साथ साथ वो किताबें ऐसी बनी हैं, सारी किताबें, कि वो पाठक को देखने में भी सुंदर लगती है। वो केवल एक कहानी की किताब, एक कविता की किताब न रहे, वो सिनेमा की किताब लगे। इसलिए उन किताबों को डिज़ाइन करने का काम वो भी राजकमल द्वारा पूरी छूट दी गई कि आप अपनी लेखक की सहमति से, अपने दृष्टि से आप उसको डिज़ाइन करें। राज कपूर के सामने देवानंद भी थे, राज कपूर के सामने दिलीप कुमार भी थे। ये 3 बड़ी शख्सियतें हैं सोनीपत की। मैं इन्हें सोनीपत के तरीके कहता हूँ। आप अगर इनमें थोड़ा थोड़ा भी अंतर करने की कोशिश करें तो आप इनमें सबसे ज्यादा विकासित दृष्टिकोण पर आप बता रहे हैं राज कपूर से हुए। देवानंद और दिलीप कुमार आपको कैसे प्रभावित करती है, उनकी कौन सी फिल्में आपको बहुत अच्छी लगती है, किस लिए अच्छी लगती है, आप बताएं। स्वाभाविक रूप से मैं राज कपूर का प्रेमी था और राज कपूर मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते थे, या इसलिए मुझे पसंद आए, या इसलिए उन्होंने मेरे दिल में घर कर लिया, क्योंकि वो आम आदमी के बिल्कुल नज़दीक मुझे दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि यह आदमी बिल्कुल बड़ा आदमी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आसमान को छूना चाहता है। मुझे ऐसा लगा कि आदमी आसमान को जमीन पर उतार लाना चाहता है। आसमान की जितनी चीजें हैं वो सब जमीन पर आ जाए, ये बड़प्पन है वो छोटा हो जाए, बड़ा आदमी लघु कैसे हो जाता है। जाहिर दिलीप कुमार बहुत अद्भुत अभिनेता है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। देवानंद से तो मेरा मुलाकातें बहुत हुई और उनसे मिलकर बहुत मुतासिर हुआ। ये देखिए, ये तीनों व्यक्तित्व मेरे पिताजी उम्र के, मुझसे 25 साल 20 साल 25 साल बड़े, और मुझे तो शाहरुख खान का और इन लोगों का आशिक होना चाहिए था, फिर शम्मी कपूर का आशिक होना चाहिए था, परंतु मैं राज कपूर का आशिक हुआ। उसका कारण था कि आपने एक बड़ी फिल्म देखी है, तो उसमें जब शुभा फोटे न्यूनतम से 1000 रुपए का नोट ला के राज कपूर को देती है, और राज कपूर उसको लेके बड़े आश्चर्य ढंग से देखते हैं उसको, उस समय न्यूटन आती है और पूछती है
कहिए क्या देख रहे हैं? तो उनके जबान में शब्द नहीं है कि वो बोले कि क्या देख रहे हैं। हकलाने जैसे लगते हैं। तो नूतन ही जवाब देती है जैसे कहती 1000 रुपए का नोट, तो बोलते नहीं तब भी सिर्फ सिर हिलाते हैं। और फिर उनके मुंह से आवाज निकलती है, जी हाँ, जिंदगी में पहली बार देखा है। 1000 रुपया, ये जमाना है 1959 का। 1959 के 1000 रुपए और आज के 10 लाख रुपए एक बराबर है। तो वो आदमी जिसने जिंदगी में 1 रुपया नहीं देखा है, जिसे 1 रुपए का नोट मिल जाना जिसके लिए बहुत बड़ी बात थी, जिसकी रास्ते में अठन्नी घूम गई थी, वो ढूंढ रहा था कि जो अठन्नी के लिए 8 आने पैसे के लिए इतना बड़ा जिसके लिए महत्व हो, उसके लिए 1000 रुपए का नोट तो बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगा कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, आदमी की भावुकता, आदमी की मनस्तत्व उसको बड़ा बनाता है। इसलिए मुझे राज कपूर बहुत पसंद आया। राज कपूर की फिल्मों की अगर हम बात करें तो प्रमुख फिल्में आपको कौन है जो बहुत ही दिल के करीब हो? कौन एक अनाड़ी की बात तो होगी, अनाड़ी के इतर अगर हम करें, देखिए राज कपूर की सबसे पहली फिल्म जो थी आग थी। आग में भी वही बात है जो मेरा नाम जोकर में है, उसमें भी उसके 3 प्रेम हैं, तो मेरा नाम जोकर में भी 3 प्रेम है। आग में शुरुआत जहाँ से होती है वहीं पर संपूर्णता जाके मेरा नाम जोकर में होती है। आग के बाद आवारा, आग के बाद बरसात, बरसात के बाद आवारा, आवारा के बाद श्री 420, श्री 420 के बाद जागते रहो, जागते रहो के बाद मेरा नाम, जागते रहो के बाद जिस देश में गंगा बहती है, इस देश में गंगा बहती है के बाद जैसे राज कपूर रिटायर्ड होने की उम्र में आ गए। और उसके बाद उनकी अब मेरा नाम जोकर, जो लगभग अंतिम फिल्म मानी जानी चाहिए नायक के बतौर नायक उनकी। और उसके बाद भी उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, परंतु फिर उसके बाद वो मूल रूप से निर्देशक ही रह गए। और कहा जाए तो राज कपूर मूल रूप से निर्देशक ही है, निर्देशक की बजाय कहना चाहिए फिल्मकार भी। राज कपूर की आंखों के सामने एक अभिनेता का सपना नहीं था, राज कपूर की आंखों के सामने एक संपूर्ण फिल्म एक सपना थी। तो शुरुआत से ही यह बात थी, ऐसा नहीं कि बाद में हुआ कि जब नायक के रूप में उम्र दराज हो गए और नायक के रूप में उनकी खपत कम हो गई, नायक के रूप में रिटायर हो गए, तब उन्होंने अभी निर्देशक बनने की सोची, जैसे कि देवानंद ने सोची, या कभी दिलीप कुमार ने। कभी निर्देशक तो नहीं हो सके वो, परंतु उनकी मरते दम तक इच्छा यही रही कि आखिर वो निर्देशक बने। और एक व्यक्ति निर्देशक बनकर ही सिनेमा में अपनी संपूर्णता खोजता है। तो राज कपूर ने यह संपूर्णता बिल्कुल आरंभ में ही खोज ली थी जब वो महज 24 साल के थे। तभी वो निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में सामने आए फिल्म आग से। और उसके बाद लगातार ये अपनी यात्रा में चलते रहे। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, ये 3 बड़ी शख्सियतें इस बॉलीवुड की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस दौर में अभिनेत्रियां बहुत ही जबरदस्त अभिनेत्रियां सामने आई। नरगिस हैं, मीना कुमारी हैं, वहीदा रहमान हैं, ऐसी बड़ी हस्तियां सामने आई। अभिनेत्रियों की अगर हम बात करें इस बॉलीवुड में, कौन सी ऐसी अभिनेत्री हैं? जैसे आप राज कपूर में आपने बात कही ना कि एक संपूर्णता, तो संपूर्णता की अगर हम बात करें तो कौन सी अभिनेत्री उस युग की, स्वर्ण युग की, जो आपको बहुत ही संपूर्णता उसमें दिखाई देती है? देखिए, नरगिस तो थी ही, नरगिस के साथ, मगर नरगिस की संपूर्णता राज कपूर की फिल्मों में नहीं दिखाई देती। नरगिस को संपूर्णता प्राप्त हुई मदर इंडिया में, जो महबूब खान साहब ने बनाई थी। उसमें 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में उन्होंने 70 साल की औरत तक का अभिनय किया। और वो एक ऐसी फिल्म है जो कि एक स्त्री की संपूर्णता की कहानी है, जो उसके यौवन काल से शुरू होकर तो अंत में मृत्यु काल तक ले जाती है, उसे अंत में वृद्धावस्था तक उसे ले जाती है और एक संपूर्णता के रूप में प्राप्त होती है। नूतन के अलावा मीना कुमारी थी, नरगिस के अलावा मीना कुमारी थी, नूतन थी, मीना कुमारी थी, वहीदा रहमान थी, मधुबाला तो मीना सिंह थी, मधुबाला
तो कहा जाए तो वो तीनों से भी ऊपर थी। और किशोर कुमार थे, अशोक कुमार थे, और एक ये समय था कि हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे शानदार समय था। इसके बाद हिंदुस्तानी सिनेमा ने बहुत प्रगति की, रंगीन हुआ, और उसके साथ साथ एक से एक अभिनेता आए, शम्मी कपूर आए, राजेश खन्ना आए, मनोज कुमार आए, बहुत सारे अभिनेता आए, बहुत सारी अभिनेत्रियां आई। जी जी, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, स्वर्ण युग से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जब दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के बाद जब हम देखते हैं तो शम्मी कपूर की धारा एक बिल्कुल चल रही है, और मनोज कुमार हैं, अश्विनी दत्त हैं, ये सब भी उस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन एक नया दौर आता है राजेश खन्ना के आने के बाद। जब राजेश खन्ना का दौर जब आया, आपको क्या लगता है? उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन का दौर आया। आपको क्या लगता है कि राजेश खन्ना का जो दौर आया और अमिताभ बच्चन का जो दौर आया, इसमें सिनेमा थोड़ा और लोकप्रिय हुआ और ज्यादा दर्शक सिनेमा की तरफ आकृष्ट हुए? लेकिन सिनेमा कहाँ रहा? सिनेमा कितना छूट गया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, नए नए सितारे आते चले गए, सिनेमा छूटता चला गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, सिनेमा छूटा नहीं, सिनेमा आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे तकनीक महत्वपूर्ण होती चली गई, और जो व्यक्तित्व है वो बौने होते चले गए। अब शम्मी कपूर थे, राजेंद्र कुमार थे, उनके बाद शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार का जमाना जब गया तो उसके बाद आए राजेश खन्ना, राजेश खन्ना के बाद आए अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना का दौर जितनी तेजी से आया, जितना चमत्कारी ढंग से आया, जितना प्रखरता से आया, उतनी ही प्रखरता से वो दौर जल्दी से नेस्तनाबूद भी हो गया, जल्दी से उसकी परछाइयां समाप्त भी हो गई, और अमिताभ बच्चन ने एक कोने में ढकेल दिया। और उसके बाद फिर एक के बाद एक नए से नए अभिनेता आते चले गए, और सिनेमा अपनी नई कहानी लिखता शुरू करता चला गया, और उसमें व्यक्तित्व समाप्त होते चले गए, और धीरे धीरे तकनीक महत्वपूर्ण हुई, आलेख महत्वपूर्ण हुए, और वो सब चीजें महत्वपूर्ण हुई जो सिनेमा में आरंभिक दौर में महत्व की नहीं थी। ये जो समाज को नियंत्रित करती थी, जो समाज को रूपायित करती थी, जो समाज को प्रस्तुत करता था सिनेमा, और सिनेमा से समाज जो है धीरे धीरे विदा होता शुरू हो गया, और सिनेमा में एक नकलीपन, एक बनावटीपन हम आते देखते चले गए। और अब देखते हैं कि सिनेमा से काल्पनिक वस्तु रह गई, अब उसका समाज से बहुत कम संबंध रह गया, और जो कुछ आता है वह हमारे मनोभावों को उद्वेलित करने के ही काम आता है, उनका परिष्कार करने के काम नहीं है। 80 के दशक एक ऐसा दशक है जहाँ सिनेमा बहुत ही अलग रूप में सामने आता है। 70 के दशक तक आते आते सिनेमा काफी बदला, लेकिन 80 के दशक आते आते एक्शन और मारधार काफी देखने को मिलता है सिनेमा में। और 80 के बाद जब हम फिर 90 में आते हैं, जब शाहरुख खान का पदार्पण होता है अमिताभ बच्चन के बाद, उसके बाद फिर सिनेमा थोड़ा सा आगे बढ़ता है। लेकिन जब 2000 में जब मल्टीप्लेक्स कल्चर स्टार्ट होता है, तो फिर सिनेमा आम दर्शकों की बजाय मल्टीप्लेक्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, फिर हम 2026 तक भी आएंगे आपके पास, इस पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए, सिनेमा 2000 तक का दौर था जब सिनेमा घरों में लोग जाते थे, तो सिनेमा घरों में बैठने की क्षमता होती थी, 1000 दर्शक बैठते थे, 800 दर्शक बैठते थे, 1200 दर्शक बैठते थे। जब मल्टीप्लेक्स का दौर आया तो 100 से लेकर 200-250 लोगों तक के छोटे छोटे सिनेमा घर बनने शुरू हुए। इसका कारण था कि अब दर्शकों को उस तरह से व्यवहार नहीं रहा था। पहले फिल्मकार सिनेमा बनाते थे दर्शकों के लिए, अब दर्शक चाहता है कि उनके लिए सिनेमा ऐसा बने। ये मल्टीप्लेक्स आने के बाद कुछ बदलाव दिखा है, और साथ में हाल के कुछ वर्षों में, जैसा कि हम देख रहे हैं आमतौर पर, हाल के कुछ वर्षों में जन भावनाओं का भी बड़ा ख्याल रखा है। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। जन भावनाएं तो बिल्कुल उल्टी है।
मगर जन भावनाओं को जिस रूप में धकेला जा रहा है, जन भावनाओं को जिस रूप में प्रेरित किया जा रहा है, जैसे समाज को बदलने की कोशिश की जा रही है, जैसे समाज में हिंसा और पूरी तरह से नग्नता का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, वैसा ही सिनेमा में वो प्रकोप सामने आया। मेरा सवाल वही था कि आज की जन भावनाएं वो उन्होंने जिन्होंने ओटीटी पर काफी कुछ देखा है, उनकी महत्वाकांक्षा ये हो गई कि हम उन चीजों को सिनेमा के पर्दे पर भी देखें। ओटीटी ने जब कॉम्पिटिशन दिया है सिनेमा को, तो दर्शक अब चाहते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर भी वही कुछ दिखाई, वैसा ही कुछ दिखे, तो हम सिनेमा हॉल की तरफ जाएं। वैसा ही कुछ नहीं दिखे जैसा हमारे दिल में है वो दिखे। इसका एक मैं उदाहरण दूँ आपको। बहुत पहले एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, अभी बिल्कुल तत्काल नई फिल्म आई पति पत्नी और वो 2। तो पति पत्नी और वो की जगह पति पत्नी और वो 2, एक ही आप उसकी प्रेमिका नहीं है, 2 प्रेमिका है, और समाज एकदम विकृत रूप में सामने आ रहा है। वहां पर ये लगता है कि जैसे वस्त्र पहनना बोझ हो गया है। बहुत कुछ बदला है, विकास के कई रूप दिखाई दे रहे हैं। एक रूप यह भी है सिनेमा का, जो सिनेमा में आजकल दिखाई दे रहा है। क्या इस बातचीत का जो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले जो सिनेमा बनता था वह पूरी सामूहिकता के साथ, सामूहिकता की भावना उसमें होती थी, पूरी सामाजिकता का ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब जो सिनेमा बन रहा है उसमें पूरी सामाजिकता के बजाय खास वर्ग, एक सीमित वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसा लगता है कि वह सीमित वर्ग जो है डिमांड कर रहा है कि उसके मुताबिक ऐसा सिनेमा बनना चाहिए, और वैसा सिनेमा बन रहा है। मैं एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए कर रहा हूँ कि अब इसके बाद क्या भविष्य देखते हैं? इसके बाद भविष्य उज्ज्वल है। आपने हमेशा देखिए कि एक पराकाष्ठा के बाद दूसरी पराकाष्ठा आती है। जो स्वर्णकाल जिसे सिनेमा का कहा जाता है, वो समाज में अंतरंगता तक जाकर जिस तरह से बिखरना शुरू हुआ, और वह बिखराव आज अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। निस्संदेह इसके बाद वही सब लौटने वाला है जिसे हम खो चुके हैं, और वही सब लौट कर वापस आएगा। मनुष्य सौंदर्य को पसंद करता है, वह मनुष्यता को पसंद करता है। वह मनुष्य बाहरी सौंदर्य मात्र से जीवित नहीं रहता, वो जीवन की अंतरंग सच्चाइयों को भी परखना चाहता है, उनका भी आनंद लेना चाहता है, मनुष्यता के ऊंचे मूल्यों तक भी जाना चाहता है। और वे ऊंचे मूल्य हम धीरे धीरे देख रहे हैं, समाज में फिर उनकी ओर हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, उनकी ओर हम जा रहे हैं। और वह समय दूर नहीं है जब सिनेमा फिर अपने सौंदर्य को प्राप्त करेगा और अपने सौंदर्य का सर्वोत्कृष्ट रूप तक पहुंचेगा, और हम सिनेमा वही सिनेमा का रूप देखेंगे जो हम सिनेमा खो चुके हैं। यानी कि उम्मीद की खिड़की खुली हुई है, और आप सबसे भी गुजारिश है कि उम्मीद की खिड़की खुली रखिए, क्योंकि आज के दौर में भी कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जहां मनुष्यता दिखाई देती है, संवेदनशीलता दिखाई देती है, गंभीरता और सामाजिकता नजर आती है। उम्मीद करिए एक पराकाष्ठा के बाद दूसरी पराकाष्ठा की शुरुआत फिर से होगी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब फिल्म पर कोई व्यक्ति लिख रहा हो तो उसकी वेशभूषा, उसकी पोशाक कुछ अलग मिजाज की होती है। जब मैं उनका एल्बम देख रहा था और उनकी पुरानी तस्वीरें देख रहा था, तब से लेकर के आज तक जो उनकी वेशभूषा है, उनका जो रूप रंग है, वह बिल्कुल ही अलग है। परंपरागत तौर पर फिल्म क्रिटिक, फिल्म समीक्षक जैसे नहीं दिखाई देते। मैं प्रहलाद जी से ये पूछना चाहता हूँ, तो आपने अपने आप को बदला नहीं कि हम एक आधुनिक माध्यम के बारे में कुछ लिख रहे थे? देखिए, कपड़ों से आदमी को पहचाना नहीं जा सकता, और ये तो न जाने कौन सी ऐसी विचार था मेरे मन में आया कि मैंने आधुनिक वस्त्र विन्यास छोड़ के परंपरागत वस्त्र विन्यास पसंद किया, और मैं उस तरह के कपड़े पहनने लगा।
मुझे हमेशा ये लगता था कि सफ़ेद कपड़े जितने खूबसूरत लगते हैं उतने रंगीन कपड़े नहीं लगते। और धोती कुर्ता पहनना मैंने शुरू किया, जो बहुत पुरानी बात है। अब तो उसको 60 साल से ज़्यादा समय हो गया तब से ये कपड़े पहन रहा हूँ। जब बचपन में था तब तो पैंट बुश शर्ट पहना करता था, और उसके बाद मैंने जब धोती कुर्ता पहनना शुरू किया तो मुझे लगा ये बहुत आरामदायक वस्त्र है, और इसके साथ ही ये मुझे बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। इसलिए मैंने इन्हीं वस्त्रों को चुना और इन्हीं वस्त्रों को पहनना शुरू किया। या मुझे लगा ही, ध्यान ही नहीं आया कि वस्त्रों का कोई रोल हो सकता है, कोई भूमिका हो सकती है लेखन में या मेरे उसमें। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तब भी लोगों को लगता था कि कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों के बीच में ये वस्त्र बिल्कुल अलग किस्म के होते थे, परंतु विद्यार्थियों ने बहुत प्रेम किया, बहुत अपनापन दिया और इतना आनंद आया वो काम करने में जिसकी कोई हद नहीं। तो ये तो संयोग की बात है, यही वस्त्र मुझे पसंद आए और यही पहनना शुरू कर दिया। कभी किसी ने कहा नहीं कि आप तो सिनेमा को लिखते हैं तो थोड़ा मॉडर्न रहा करिए, सूट बूट पहनिए, जीन्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए, टाई लगाइए, ऐसा किसी ने कभी कहा नहीं? नहीं, ये भी मैंने पहना है। 20 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र तक ऐसे ही कपड़े पहनता था, और लोगों ने मुझसे कहा नहीं, क्योंकि मैं जरा दूसरे स्वभाव का आदमी रहा हूँ। विद्यार्थियों के बीच तो बहुत ही लोकप्रियता मिली, बहुत ही अपनापन मिला, और विद्यार्थियों ने बहुत पसंद किया। और विद्यार्थियों ने कभी, लोग कहते ज़रूर थे कि विद्यार्थियों के बीच बड़ी असुविधा हो सकती है, मगर मुझे यही बात बड़ी सुविधाजनक लगी और मुझे लगा कि यही बहुत अच्छे वस्त्र हैं। जब मैं राष्ट्रपति के पास गया तो वो भी मुझे स्वामी जी कहा करते थे और मैं उनसे हंसी मजाक में बात किया करता था कि कपड़ों से आदमी को पहचानना आज के समाज का चलन हो गया है, मगर मैं मानता हूँ आदमी को कपड़ों से नहीं पहचाना जा सकता, वह तो अपने अंदरूनी व्यक्तित्व से ही पहचाना चाहिए। जी, बिल्कुल, अपने काम से पहचाना जाता है व्यक्ति और अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। पोशाक के बाद हम आते हैं आपकी दाढ़ी पे। मैंने जो युवावस्था की आपकी तस्वीरें देखी एल्बम में, उसमें आपकी मूंछ है, काला चश्मा आपने लगाया है, बड़े फ्रेम वाला, और बहुत हैंडसम दिख रहे हैं उसमें, बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, बल्कि आप इस वीडियो के साथ आप लोग भी तस्वीरें देख रहे होंगे कि युवा अवस्था में प्रहलाद जी कितने हैंडसम हुआ करते थे। फिर आपके मन में क्या ये विचार आया कि दाढ़ी बढ़ा दी जाए? तो सिनेमा को लिखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में बाबा कैसा लगता है, यदि देखने में किस तरह का लगता हूँ, मैं तो अपने आप को देख नहीं पाता हूँ। और मेरी पहली पत्नी का जब स्वर्गवास हुआ उसके बाद मेरे मन में ये आया ही नहीं कि अब कभी दाढ़ी बनाना है। मुझे ऐसा लगा कि दाढ़ी बढ़ गई है तो उसको बढ़ ही जाना चाहिए। उस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, कभी इस तरह की बात आई ही नहीं सामने, और ना मुझे इस बारे में कभी लगा कि मुझे इस तरह का कुछ करना चाहिए। मुझे लगा एक काम जिंदगी से कम हो गया, ये जो समय बचा है उस समय में और कुछ दूसरा काम किया जाए। क्या ऐसी जरूरत है कि दाढ़ी रोज बनाई ही जाए? पहले मैं रोज दाढ़ी बनाता था और उसके बाद फिर ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि बहुत युवावस्था थी। जब मैं 28 साल का था मात्र तब मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था एट द एज ऑफ 25.5। तो वो एक ऐसा हादसा था, उस हादसा के बाद मुझे कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं दूसरे ढंग से सोचूंगा, दूसरे ढंग से रहूं। और उसी समय हुआ क्या, वह भी एक धोती कुर्ता पहनने का भी एक कारण या एक वाकया है कि जब पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो ब्राह्मण देव जो थे उन्होंने पूछा कि अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो मैं बस शर्ट पैंट ही पहने हुए था, तो मैंने कहा मैं करूँगा और कौन करेगा। तो उन्होंने मेरी माता जी से कहा इन्होंने तो वस्त्र धारण नहीं किए,
तो मैंने कहा आज तो बेटा नंगा दिखता है। फिर उन्होंने कहा उनका मतलब था कि धोती कुर्ता, कुर्ता नहीं धोती और गमछा, तो वो धोती और गमछा जो उसने आया मेरे शरीर पर, उसके बाद फिर आज तक कभी उतरा नहीं। एक सवाल ये कि चूंकि आपने बताया कि आपकी जो आपका जो बचपन का समय था वह जबलपुर में गुजरा, युवा अवस्था में वही गुजरी जबलपुर में, और जब हम जबलपुर का सांस्कृतिक इतिहास देखते हैं तो वहाँ बड़े बड़े ऐसे व्यक्तित्व का मतलब पदार्पण हुआ है जिन्होंने विश्व में ख्याति पाई है, चाहे वह महर्षि योगी रहे हों, चाहे ओशो रजनीश रहे हों। ये जबलपुर की कोई खास बात तो नहीं, जबलपुर वाला कोई राज तो नहीं इसके पीछे रहा था? जबलपुर का कोई खास राज नहीं है। जबलपुर में मेरा 27 साल तक का जीवन जबलपुर में गुजरा और उसके बाद में सपना आ गया। तो सपना आने के बाद फिर मैं सपना का ही हो गया। हालांकि जबलपुर की परछाई जाती तो नहीं है, जबलपुर की स्मृति नहीं जाती, परंतु जब मैं सपना आया तो हमेशा के लिए सपना का हो गया। क्योंकि मुझे छोटे शहर अच्छे लगते हैं, मुझे छोटी जगहें अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि बड़े शहर में आदमी जैसे खो जाता है और वहाँ का जो हल्ला गुल्ला है, वहाँ की जो भाग दौड़ है, वो मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आदमी का व्यक्तित्व अपने आप में बौना हो जाता है। बहुत ही अच्छी बातचीत। जबलपुर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल जी और सपना में आकर के सिनेमा की संत हो गए। प्रहलाद अग्रवाल का लेखन ऐतिहासिक महत्व का है। उन्होंने जो भी लिखा है हिंदी फिल्मों को लेकर के वो बहुत ही संदर्भपूर्ण है। प्रहलाद अग्रवाल जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रणाम। सिनेमा पर तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन उनका एक लेख क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है जो स्पर्श, उसमें उनका तो शैलेंद्र पर एक लेख पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। और ये मुझे लगता है कि मुझे याद है कि 2010 में मैंने पहली बार उस किताब में देखा था, जो क्लास 10, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रहा तो उस दौरान मुझे पता लगा कि ये लेख उनका लगा हुआ है। और उस लेख के माध्यम से मुझे लगता है हर साल 10-12 लाख लोग तो किताब पढ़ते ही हैं, तो पिछले 15 सालों में ही 16 सालों की बात कर लें तो मुझे लगता है 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने उस लेख को पढ़ा होगा और उस लेख के माध्यम से शैलेंद्र को जाना होगा, राज कपूर को जाना होगा। प्रहलाद जी जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ये मानते हैं कि किताब खरीद कर पढ़ी जानी चाहिए और लेखक को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं प्रहलाद जी, और उनके साथ जबलपुर सतना की भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, बहुत सारे कॉमन सूत्र हैं हमारे बीच। तो वो एक मशाल हैं जिसकी रोशनी हम तक पहुंचती है, जिससे हम सबको ऊर्जा मिलती है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं प्रहलाद जी के लिए, वो इसी तरह से लिखते रहें और वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहें। कि वो उनका जितना लिखा हुआ अभी बाकी है वो और सामने आ सके, और यही मेरा प्रयास है। और वही उनकी विरासत को संजोने का मेरा मानसिक भाव है कि उनका लिखा लोगों के सामने आए। और अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है, लिखा गया है तो उसको सामने लाना है और नया लिखा जाना है। और इसके लिए पूरी एक हमारी योजना है। अब वो प्रहलाद जी और ईश्वर पर निर्भर है कि कब तक सामने आता है, और मेरा प्रयास यही विरासत को सामने लाने का है। चलिए, मेरी शुभकामना है कि जो भी कुछ बाकी है वो जल्द से जल्द आए। लेकिन एक बात और साफ है कि ये जिम्मेदारी नई पीढ़ी की भी है। जो भी लोग इस क्षेत्र में लेखन के लिए आ रहे हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ऐसी किताबों को खोजने की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। विरासत इसी तरीके से संभलती है और आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद अग्रवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए, स्नेह देने के लिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, उन लोगों को तो खास तौर से भेजिए जो सिनेमा प्रेमी है, सिनेमा पर लेखन कर रहे हैं और कुछ नया लिखना चाहते हैं, सिनेमा पर नए विचार रखते हैं। और हमारी यह कोशिश जारी रहेगी फिल्म लेखन
की जो शख्सियतें हैं उनसे बातचीत करने का ये सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का राइज।